नमस्कार कैंडिडेट्स, मैं हूं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव और जो है समय का अभाव रहता है। ये क्वेश्चन जो है वो मुझे जैसलमेर से भेजा गया है और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। मुझे लगा कि आपके साथ मुझे इस चीज़ को शेयर करना चाहिए और काफ़ी समय बाद मुझे थोड़ा ये टाइम मिला। अभी जेई एडवांस के बैचेस चल रहे थे और जेई एडवांस के बैचेस के वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। लगातार बैक टू बैक बैचेस और उसके ही चलते थोड़ा सा हमारे और इस क्लासरूम के रिकॉर्डिंग में थोड़ा समय लग गया। तो बात यहाँ करते हैं क्वेश्चन की, बहुत समय ना लेते हुए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन कहता है, ये उसी ड्यूरेशन का क्वेश्चन है जिस ड्यूरेशन पे जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स मेरे पास आ रहे थे और जेई एडवांस के बैचेस चल रहे थे। तो उसमें जो है ये क्वेश्चन, मैं ये तो नहीं कह सकता ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल का है। ये क्वेश्चन बेसिकली मुझे जहाँ तक लगा ये जेई मेंस लेवल का है और अगर किसी कैंडिडेट ने ठीक ठाक से तैयारी कर ली है एक बेसिक मोरल लेकर, तो वो इन क्वेश्चंस को मेंस लेवल तक ही रोक के इसको कर सकता है। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ नहीं बढ़ेगा। फिर भी एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहता क्या है और फिर देखते हैं यहाँ पर कि बच्चा या जो कैंडिडेट जिसने ये क्वेश्चन मुझसे ऑनलाइन पूछा था वो कहाँ पे अटक सकता है, कहाँ पे अटक रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर। ये रिंग की रेडियस दी हुई है कैपिटल आर एंड मेड अप ऑफ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेडियस स्मॉल आर। इसका मतलब कुछ इस तरह से होगा, ये कोई रिंग बनी होगी और ये रिंग जो अपना जो वायर जिसका होगा उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो है स्मॉल आर। ठीक है, ये जो रिंग जिस वायर से बनी, ठीक है, दैट इज द रिंग मेड अप ऑफ दिस वायर। तो उस जो रिंग है वो जिस वायर से बनी है उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस जो है वो स्मॉल आर गिवन है। ठीक है, और उसके बाद कहा गया है मतलब कि रिंग का रेडियस जो है वो आर है। रिंग का रेडियस मतलब ये जिस रिंग जो है जिस तरह से मुड़ी हुई है वो इसका रेडियस आर है। तो यहाँ पे समझने की बात इम्पोर्टेंट क्या है कि रिंग का रेडियस और क्रॉस सेक्शनल रेडियस अलग अलग चीजें अलग अलग जगह दी हुई है और इज रोटेटेड अबाउट इस एक्सिस, अपने एक्सिस पर उसको रोटेट किया गया है विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू। इसको न्यू कहते हैं, विद अ फ्रीक्वेंसी न्यू। इफ द डेंसिटी ऑफ द वायर इज रो, डेंसिटी ऑफ द वायर गिवन है रो है एंड यंग मॉडुलस इज वाई, और यंग मॉडुलस गिवन है वाई है। ठीक है, तो यंग मॉडुलस गिवन है, आपका डेंसिटी गिवन है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी का होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत ही ज्यादा इसमें ट्विस्ट है। जब क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करेंगे तो मैकेनिक्स में और भी चीजें इसमें लगेंगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा विद इलास्टिसिटी। ठीक है, लेकिन इससे ये नहीं होता है कि इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल उस लेवल का नहीं है अभी जिस लेवल को मैं कहूँ कि जेई एडवांस लेवल का। अभी हम जेई मेंस पर ही चलते हैं और ये क्वेश्चन जिस बंदे ने अच्छी थी, जिस स्टूडेंट ने ठीक ठाक तैयारी कर ली है वो उसको जेई मेंस के लेवल पे ही सॉल्व कर सकता है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, इसका सब पार्ट कहीं एडवांस लेवल के क्वेश्चन में यूज हो जाए, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, तो डेंसिटी दी थी, यंग मॉडुलस दिया हुआ है, तो आपको निकालना है फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग। इट इज द फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग। कहने को तो होना चाहिए, जो हम अगर कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चलें, डेल्टा आर बाई आर होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा आर, यहाँ स्मॉल आर नहीं होगा, डेल्टा बाई आर में ये आर कैपिटल आर होगा। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज इन द क्रॉस सेक्शनल रेडियस नहीं कहा गया है, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग कहा गया है। तो फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग कहने का मतलब, और रेडियस ऑफ द रिंग हमारे गिवन है। ठीक है, तो ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने, यहाँ ऑप्शंस लिस्टेड हैं। ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। इस क्वेश्चन को जैसे ही जब मैंने सॉल्व किया तो इन्होंने, मुझे लगा जो इसमें सिर्फ डेल्टा आर की वैल्यू, यहाँ फ्रैक्शनल पूछा गया है लेकिन डेल्टा आर की वैल्यू ही एक्सप्लेन या इसको एग्जिबिट कर दी है। मेरे हिसाब से एक्चुअल में वैल्यू डेल्टा आर बाई आर की होनी चाहिए क्योंकि फ्रैक्शनल चेंज कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की गई है वो फ्रैक्शनल चेंज की गई, ना कि चेंज ऑफ रेडियस कहा गया है। तो ऑप्शन में तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि डेल्टा आर ही निकाला है और आर की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यहाँ तक इसको सॉल्व करने के बाद हम आराम से डेल्टा आर बाई आर भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की। तो मैंने छोटा सा इसको ग्लिम्स दिया है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि
कैसे ये जो है ये क्वेश्चन वर्क करेगा। तो देखिए मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट इस रिंग का, इस बड़ी सी रिंग का मैंने छोटा सा सेक्शन पी क्यू मान लिया। मान लीजिए इस रिंग में मैं छोटा सा 2 कट लगा दूं, पी और क्यू नाम दे दूं और केवल इस सेक्शन को मैं कंसीडर करूं, तो वही सेक्शन जो है वो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इस बड़ी सी रिंग में से छोटा सा पोर्शन काट लिया है और पीक्यू, और उस पीक्यू पे हम डिडक्शन करेंगे, देखें कि क्या उसमें चेंजेस आते हैं और जो चेंजेस होंगे वो रेप्लिकेट हो जाएंगे आगे के क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए बात करते हैं, वही पीक्यू बड़े सी रिंग में से छोटा सेक्शन काट लिया है पीक्यू। ठीक है, अब इसमें मैंने चूंकि छोटा सा सेक्शन काटा है तो इसका मास मैंने क्या कर लिया है, दिस स्मॉल सेक्शन ऑफ द रिंग हैज अ मास ऑफ डीएम। इसको छोटा सा मास मान लिया है, चूंकि छोटा सा सेक्शन स्मॉल है तो मास जो आपका सेक्शन का मास जो माना है छोटे से सेक्शन का, उसका भी मैंने डीएम मान लिया है। ठीक है, इसीलिए आगे लिखा भी है लेट, तो लेट लिखा भी है। आगे देख लेते हैं सारा इस पूरे क्वेश्चन जो इतना लग रहा है कि कैसे होगा, मुझे ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ कि इस कैंडिडेट को दिक्कत कहाँ आ रही थी, कहाँ फंस रहा था। तो हमने जो इसकी काउंसलिंग की, इससे जो हमारी बाकायदा पर्सनल मीट हुई, तो मैंने उसका, क्योंकि मैं हमारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन हो गया है या सॉल्व हो गया है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो कैंडिडेट है जिसको एग्जाम देना है वो आखिर फंस कहाँ रहा है, कहाँ रुक रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस केवल ये पार्ट है क्वेश्चन का, ये एक्चुअली में होल क्वेश्चन नहीं है। मेरे होल क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि हमें ये डेवलप नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देना है, दिस इज नॉट अवर सोल मोटो। इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमें ये भी जानना है कि जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसका माइंडसेट क्या है, वो कहाँ फंस रहा है, और जहां फंस रहा है उससे आगे हमें उसका विजन कैसे बनाना है उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो उसको जब मैंने उसकी पर्सनल काउंसलिंग की कि इस क्वेश्चन को लेके वो कहाँ फंस रहा है, तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग कि मुझे लगा कि हम लोग जो इस पर फोकस करते हैं उसी चीज पर फोकस करते हैं कि कैंडिडेट फंस कहाँ रहा है। क्वेश्चन को हमारे द्वारा सॉल्व करने से आपको उतना लाभ नहीं होगा जितना हमें ये पता करने में होगा कि जहां आप फ्रीक्वेंटली फंस रहे हैं उस वहां के फंसने से आप उसको कैसे आप कोप अप कर पाते हैं, उससे बाहर कैसे निकल पाते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ और मेरी फोकस भी यही रहता है कि बच्चा जहाँ पे रुक रहा है और वहां से हमें नेक्स्ट लेवल ट्रांजिशन उसको ले जाना है। वो जो स्विफ्ट है, वो जो आपकी हॉपिंग है, उस हॉपिंग को हम कैसे कवर करें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा, मैंने इसमें स्मॉल एलिमेंट डीएम मान लिया, होल रिंग का सेक्शन, स्मॉल सेक्शन पीक्यू माना, उसमें मैंने सारे ऑपरेशंस कर रहा हूँ। उसका मास चूंकि स्मॉल एलिमेंट है तो पीक्यू के सेक्शन का स्मॉल जो एलिमेंट हमने लिया है, जो पीक्यू सेक्शन स्मॉल लिया है, उसका मास डीएम मान लिया। अब ये एक जो आपकी इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, ये क्वेश्चन का सार है। सार किस लिए है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप बना लेंगे तो काम बन जाएगा। तो आप समझ लीजिए 50% ऑफ द आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो ये जो आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि इस जो आपका इस इक्वेशन को बनाना। अब इस इक्वेशन को बनाने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। मुझे लगता नहीं था कि ये भी कोई अटकने वाली चीज है, इसमें कोई अटक सकता है। तो उस बंदे ने भी, जिसने क्वेश्चन पूछा है, उसने भी इस चीज को बना लिया था। इसमें इसके लिए कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें देखने से लग रहा है छोटा सेक्शन लिया है। तो ये टी क्या है, दैट इज द व्हाट इज द टी इज द टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स मतलब इसको मान लीजिए सरफेस टेंशन मान लीजिए, सरफेस टेंशन फोर्स ओवर द रिंग सरफेस, क्योंकि यही जो आपका फोर्स है, यही आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, सेंटीमीटर फोर्स को काउंटर बैलेंस करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो डी थीटा एंगल ले लिया, बाय सिमेट्री डी थीटा यहाँ भी हो जाएगा। तो टी कॉस डी थीटा का कंपोनेंट, ऑब्वियस सी बात है, कॉस ये आपका ये कंपोनेंट कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। कौन सा कंपोनेंट बचेगा, साइन वाला कंपोनेंट बचेगा, एक ये बचेगा और एक ये। तो केवल टी साइन डी थीटा एक नहीं लगेगा, दो कंपोनेंट लगेंगे, टी साइन थीटा एक तरफ का, टी साइन थीटा एक तरफ का। तो ये मिला कितना हो जाएगा टोटल, एक ये और ये मिला के हो जाएगा 2t साइन डी थीटा। और ये बैलेंस करेगा सेंटीमीटर फोर्स को। सेंटीमीटर फोर्स हम जानते हैं mr ओमेगा स्क्वायर होता है इसमें। ठीक है, जो किससे निकलता है, v = r ओमेगा से निकलता है। तो आपका सेंट्रल फोर्स क्या होगा, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट स्मॉल मास लिया है, dm r ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, एक्सिस की जो ऑसिलेशन की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी न्यू दी है, ओमेगा हम जानते हैं ओमेगा = 2 पाई न्यू। तो 2 पाई न्यू लगा दिया हमने, यहाँ पे हम रख के बाकी निकाल लेंगे।
यहाँ पे बच्चा नहीं फंस रहा है। इंपॉर्टेंट कहाँ पे बात फंस रही है, डीएम की कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर लग गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर से, क्योंकि किस रेडियस पर रिवॉल्यूट कर रहा है, इस रेडियस पे तो ये रोटेट कर रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, डीएम की कैलकुलेशन में। यहाँ जब मैंने एनालिसिस की तो मुझे लगा कि डीएम की कैलकुलेशन में उसको दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम टू डेंसिटी, यहाँ तक भी क्लियर हो गया, निकल आया। उसके बाद वॉल्यूम मैंने तोड़ दिया एरिया इंटू लेंथ में, ठीक है, और डेंसिटी चूंकि थोड़ा इसलिए था कि डेंसिटी हमें डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, ये लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ द वायर इज गिवन। तो अब एरिया इंटू लेंथ हो गया। एरिया को हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जब यंग मॉडुलस का कैलकुलेशन हमने किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यंग मॉडुलस का कैलकुलेशन हमने किया है स्ट्रेस बाय स्ट्रेस में, उसमें एरिया का टर्म आता है, तो एरिया का टर्म को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज इस तरह रखेंगे वैसे ही। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एरिया और डेंसिटी को हमने एक साथ कर लिया, एरिया डेंसिटी एक साथ कर लिया, लेंथ को थोड़ा खोला। ये जो मैंने जब एनालाइज किया तो देखा कि कैंडिडेट यही फंस रहा है, वो लेंथ को और ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो लेंथ को मैनिपुलेट करने के लिए क्या किया हमने, अभी लेंथ के कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंस से देखें, क्योंकि इस पूरे प्रॉब्लम में सारा दारोमदार इस क्वेश्चन का लेंथ की कैलकुलेशन में ही है। लेंथ मैंने लिखा 2r d थीटा, इसको ये समझ में नहीं आया मैं 2r d थीटा कैसे लिखा है, तो रीजन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारा आर्क जो होती है, मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे लिखा भी है कहीं, आर्क इज इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, या एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से पता है, ठीक है। तो आर क्या हो गई, एंगल इंटू रेडियस हो गई, एंगल हो गया डी थीटा, रेडियस हो गई आर, क्योंकि इसी आर रेडियस से ये जो आपकी रिंग है रोटेट कर रही है, ठीक है। तो एक तो ये आर की वैल्यू आर डी थीटा है, तो मैं 2r क्यों लिखा है यहाँ पर। द मेन थिंग इज दैट, अगर ध्यान से देखें तो आर डी थीटा इस आर की लेंथ होगी, जो कि लगभग हाफ पर होगी P2 के, और आर डी थीटा की होगी जो राइट हाफ की होगी। तो टोटल आर की लेंथ कितनी हो गई, आर डी थीटा प्लस आर डी थीटा, टोटल आर्क लेंथ हो गई आर डी थीटा प्लस आर डी थीटा, दैट इज 2r d थीटा। मैंने यहाँ कहीं लिखा भी है टोटल आर्क लेंथ, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो लिखा भी है मैंने, द टोटल आर्क लेंथ क्या होगी आर डी थीटा प्लस आर डी थीटा, 2r d थीटा। यहीं पर यहीं पर एक ट्रिगर पॉइंट था, बस इस ट्रिगर पॉइंट आने के बाद कैंडिडेट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ छोटी सी चीज होती है, देखिए अभी 2r d थीटा से जब रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे आप खास तौर से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि एक साइड आर, क्योंकि डी थीटा यहाँ पर सिंगल आर्क की एंगल है जो बना रहा है, ठीक है, सेंटर से। तो आर डी थीटा एक साइड हो गया, आर डी थीटा राइट साइड होगा, टोटल आर्क लेंथ कितनी हो गई आर डी थीटा प्लस आर डी थीटा, दैट इज 2r d थीटा। जनरली बंदा यहीं पे कंफ्यूज करता है, उसको 2r ना करके आर डी थीटा रख लेता है, दिस इज द थिंग। अब आपने रख दिया एज इट इज, और ये आपका जो है, इससे अब स्मॉल एंगल्स के लिए मैंने लिखा भी है, फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए हम जो क्या करेंगे, साइन डी थीटा को हम डी थीटा एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज द थिंग, फॉर स्मॉल एंगल साइन डी थीटा इज इक्वल्स टू डी थीटा, ठीक है। तो ये हम करते भी आए, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चंस कराए, उसमें भी हम करते ही आए हैं पहले से, तो कोई नई बात नहीं है। तो हमने क्या किया, जब उसको साइन डी थीटा को डी थीटा कर दिया, तो इस इक्वेशन से 2t डी थीटा इज इक्वल्स टू, बाकी सबको हमने खोल के रख दिया। तो हमारे जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका t क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, t की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करके आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके फोर्स की सरफेस कह सकते हैं कि टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स ओवर द सरफेस ऑफ द रिंग की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आते हैं कि क्वेश्चन पर यंग मॉडुलस की बात की गई थी, तो यंग मॉडुलस हमने अपना निकाल लिया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन एक फॉर्मूला निकाल लिया, F × 12/8 डेल्टा एल, यहाँ तक आप सभी लोग कर चुके होंगे, अपना करते ही होंगे। डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी T × L अपॉन A × Y। यहाँ फोर्स क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू जो हमारा सरफेस टेंशन फोर्स आया, हेयर लिखा भी हुआ है यहाँ पर, हेयर F इज P, ठीक है। तो डेल्टा एल निकाल दिया, लेकिन आप यह कहेंगे कि बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि सर डेल्टा एल से हमें क्या मिलेगा, हमें डेल्टा एल तो पूछा भी नहीं गया, हमसे पूछा गया फ्रैक्शनल चेंज द रेडियस ऑफ द रिंग, तो फ्रैक्शनल चेंज द रेडियस पूछा गया, डेल्टा एल निकालने से क्या मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो डेल्टा एल निकालने से हमें क्या मिलेगा, देखिए इस जो लेंथ यहाँ पर जो बार बार लेंथ की बात की जा रही है, वो लेंथ कौन सी होगी, वो लेंथ होगी 2πr। वो लेंथ 2πr क्यों होगी भाई, क्योंकि रिंग है, तो ये अगर होल रिंग की लेंथ हम बात करेंगे या लेंगे, तो होल रिंग की लेंथ जो होगा वो उसका सरकमफेरेंस बनाएगा।
और सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होती है सर्किल के 2 पाई आर, इसीलिए एल जो हो जाएगा 2 पाई आर। इसी की तरफ पे डेल्टा एल क्या हो जाएगा 2 पाई डेल्टा जो फ्रैक्शन जो चेंज इन द रेडियस होगा, क्योंकि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सो सेम थिंग डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा। इस फॉर्मूले से ये क्लियर होगा जो चेंज इन लेंथ होगी वो चेंज इन रेडियस के प्रोपोर्शनल होगी इस फॉर्मूले के अंतर्गत। यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, यहाँ पे देखेंगे हम लेफ्ट साइड में, तो डेल्टा आर की वैल्यू हमें 2 पाई बाई डेल्टा एल निकाल ली फॉर्मूले के तर्ज पर। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एल आ रहा है, जो डेल्टा हमने इधर निकाला था उस डेल्टा एल को उठा के यहाँ पे अब रख दीजिए, रख देंगे तो डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा आर जिसकी फ्रैक्शन जो आपकी चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग जो हमें निकालना था वो वैल्यू हमें आ जाएगी। जो वैल्यू निकल के यहाँ पर आ रही है दैट इज दिस, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन दैट वी गेट दिस, ठीक है। तो ये डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जब मैंने क्वेश्चन को एनालाइज किया तो शायद मुझे लगा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, या तो यहाँ पे फाइंड द चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग बोलना चाहिए था। अगर फ्रैक्शन कहा गया है तो वी हैव टू फाइंड डेल्टा आर अपॉन आर। फ्रैक्शन चेंज मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी आर थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सही क्वेश्चन होगा उसमें डेल्टा आर बाई आर निकालना होगा। तो डेल्टा आर बाई आर निकालना भी कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि आप इस जहां पे हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा है एल इज 2 पाई आर, यही से हम आर फाइंड कर सकते हैं एल बाई 2 पाई, ठीक है। तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा डेल्टा आर बाई आर की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन चूंकि हमारे पास ऑप्शंस जो थे वो डेल्टा आर में दिए थे और जिस कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा है उस कैंडिडेट ने भी डेल्टा आर की ही बात की थी, तो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। बाकी मुझे लगता है कि क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हम ये कहें आपसे कि ये क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल का होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चन में इसको लेके बैठता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी तैयारी में अभी कोई कुछ कमी है या वहां तक वो पहुंच नहीं पाया जहां तक उसको पहुंचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देते रहिए। तो इसकी चीज को मैं अंडरस्टिमेट करके नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए क्योंकि जेईई एडवांस का नहीं है, एडवांस लेवल के बच्चों को नहीं करना चाहिए। कभी कभी मैंने अभी प्रीवियस सेशन में मैंने कई बार देखा है कि बच्चे ऐसे भी हैं जो एडवांस जो क्वालिफाई भी कर गए हैं, मतलब उनकी अच्छी सी परसेंटाइल आ गई है, लेकिन कुछ उनके कॉन्सेप्ट जो है वो वापस जेईई मेंस के क्वेश्चंस को करने के साथ ही डेवलप हो रहे हैं। तो एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को हम छोड़ दें, हमारा मतलब क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही चले, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड है। आपका माइंड किसी चीज को ऐसे मेमोरी में रख सकता है जो नॉन कॉन्शियस हो। तो शायद मेंस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कुछ डिडक्शंस को अगर आप करते हैं तो उससे वो चीज याद आ जाएगी, ठीक है। तो बेस को साथ लेके चलेंगे तो हमेशा इजी रहेगा। तो बस इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आपके इस वीडियो खत्म करता हूँ और आशा करता हूँ कि पेपर अच्छे गए होंगे, परसेंटाइल अच्छी बनेगी, अच्छी बनी भी होगी और एडवांस का रिजल्ट जब आएगा तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। ओके, थैंक यू।